प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के लिए एक ही है। इंग्लिश में यदि देखना है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसको। ये ऑफिशियल SA1 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जारी किया गया है जिसको हम लोग देख रहे थे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लोग 2-3 पार्ट के वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझेंगे, देखेंगे। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है? तो सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला होता है MU बराबर TUN माइनस TUN-1। तो यहाँ पर आपका जो ग ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला का ग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कुल उपयोगिता किसके बराबर होती है? तो कुल उपयोगिता जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, कुल उपयोगिता का फॉर्मूला होता है सिग्मा MU। मतलब MU का योग करते जाएंगे तो आपको कुल उपयोगिता ज्ञात हो जाएगी। तो आपका ग आंसर हो जाएगा MU का योग, या फिर सिग्मा MU भी बोल सकते हैं। तीसरा है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो यहाँ देखिए, ये है आपका कुल उपयोगिता, ये अधिकतम है, यहाँ पर अधिकतम है, और ये है आपका सीमांत उपयोगिता रेखा। तो जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता अक्ष को काट दे रही है। मतलब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जा रही है? शून्य हो जाती है। तो तीसरा का ग हो जाएगा। चौथा जो है, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो फिर हम लोग ग्राफ को देखेंगे, यहाँ अधिकतम है और सीमांत उपयोगिता ऐसे है, यहाँ पर काट रहा है। मतलब अब यहाँ से कुल उपयोगिता क्या हुआ? घटना शुरू कर दिया। तो सीमांत उपयोगिता अक्ष से नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो क्या हो जा रहा है? नकारात्मक होता जा रहा है, या ऋणात्मक भी बोल सकते हैं इसको। तो चौथा का आपका ख हो जाएगा ऋणात्मक। यदि वस्तु X सीमांत उपयोगिता बढ़ रही हो तो इसका अर्थ है कि अगर X का सीमांत उपयोगिता बढ़ रहा है तो इसका अर्थ होगा कि वस्तु X पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि X का सीमांत उपयोगिता बढ़ रहा है इसलिए इसमें ह्रास नियम लागू नहीं होगा। आपका का जो ऑप्शन है सही है। छठा नंबर है, एक उपभोक्ता को एक वस्तु की 10 इकाइयों से कुल उपयोगिता 100 तथा 110 इकाइयों से कुल उपयोगिता 110 मिल रही है तो सीमांत उपयोगिता होगी। तो इसको इसमें घटा देंगे, सीमांत उपयोगिता इसको इसमें घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -10। तो यहाँ पर ख आपका करेक्ट हो जाएगा -10। सातवां है, एक उपभोक्ता एक वस्तु की 10 इकाइयों का उपभोग कर चुका है। 10वीं इकाई पर उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है? 12 यूटिल है, 12 यूटिल। जबकि वस्तु की बाजार कीमत 10 रुपया है तथा उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 यूटिल है। ऐसे में उसे मतलब उपभोक्ता संतुलन MUN/PN बराबर MUM। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वस्तु X का उपभोग बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि वह जितना मुद्रा खर्च कर रहा है, मतलब 10 रुपया दे रहा है, उससे ज़्यादा उसका सीमांत उपयोगिता मिल रहा है, मतलब 12 मिल रहा है, इसीलिए वह वस्तु X का उपभोग बढ़ाना चाहेगा। अगला है 8वां नंबर, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होता है जब। तो उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा MUX/PX बराबर MUY/PY। मतलब दोनों वस्तु से मिलने वाले सीमांत उपयोगिता और मूल्यों का अनुपात जब बराबर हो जाता है तो आपका उपभोक्ता संतुलन में होता है। इसलिए आपका ग ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग यहाँ N जो लिखा हुआ है इसके जगह X आप लिख सकते हैं। अगला है, यदि MUN/PN, जो N जो है बच्चों वो थोड़ा सा हमको लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है उसका। यहाँ पर MUN जो लिखा हुआ है N के जगह लिखाएगा MU और यहाँ X/PX। जहाँ जहाँ N होगा वहाँ पर यही चीज़ को मान लेना है कि N के जगह पर क्या होगा? X होगा। क्योंकि यहाँ पर तो N डिनोट किया लेकिन क्वेश्चन में
का ऑप्शन में क्या है, एक्स को बता रहा है। देखिए यहाँ वाई है तो वाई तो बता रहा है, लेकिन यहाँ एन है, एन का यहाँ जिक्र नहीं है, इसीलिए एन को हम लोग को मान लेना है एक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है यदि एम यू एन बट्टा पी एन ग्रेटर देन एम यू वाई बट्टा पी वाई तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए तो क्या करना होगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए वस्तु x का उपभोग बढ़ाना चाहिए, वस्तु x का उपभोग कम करना चाहिए, या फिर वस्तु y का उपभोग बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा वस्तु y का उपभोग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे आपको ज़्यादा उपयोगिता मिल रहा है x वस्तु से और y से कम मिल रहा है। उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा, जहाँ दोनों से बराबर उपयोगिता मिलेगी। तो यहाँ पर आपका y से जो है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है और x से ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, बढ़ाना होगा, तब इसके बराबर होगा, तभी संतुलन होगा। संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला है, बराबर होना चाहिए दोनों के बीच। तो यहाँ बराबर नहीं, ग्रेटर देन है, और x से ज़्यादा मिल रहा है, y से कम मिल रहा है, इसलिए y का बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वही सेम है, देख लीजिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है। देखिए बस सेम है, यदि ये, तो यहाँ भी सेम है, तो इसका भी आपका क्या होगा, y का बढ़ाना चाहिए। अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है जब, तो जब क्या है, तो जब ये है आपका उदासीन और ये मूल बिंदु ये है, तो यहाँ से ऐसे फिर ऐसे मान लिया हम खींचते हैं, तो इसको कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। पहले में देखिए ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, दूरी कम हो गया। इसका मतलब है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या हो रही है, घट रही है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो क हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि अधिमान वक्र को हम लोग तटस्थ वक्र भी बोलते हैं, उदासीन वक्र भी बोलते हैं। तो अधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होगा जब, तो कब होगा, जब सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही हो, मतलब का आंसर हो जाएगा। 12 है अनाधिमान वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है क्योंकि क्या है, तो उपभोक्ता का एक दृष्ट अधिमान मान्यता है। 13 है तटस्थ वक्र का ढलान खाली स्थान के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही आंसर, यहाँ जो n लिखा हुआ ये हो जाएगा MRS XY माइनस में, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटती हुई होनी चाहिए, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ऑफ y। तो यहाँ पर n के जगह पर आपका क्या हो जाएगा m, और n के जगह पर क्या होगा x लिखाएगा। इसको सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका MRS XY और यहाँ माइनस लगा रहेगा, मतलब आपका 13 का क हो जाएगा। 14 है बजट रेखा समीकरण। तो बजट रेखा समीकरण क्या है, तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, n के जगह हम क्या बोले हैं, x मान ले, तो PX मतलब मूल्य गुने मात्रा प्लस PYQY लेस देन इक्वल टू y। तो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। ये मतलब है PX मतलब होता है x वस्तु का मूल्य, और ये हो गया QN या QX जो हो गया वो x वस्तु की मात्रा हो गया, y वस्तु का मूल्य, y वस्तु की मात्रा, और ये y जो है वो आपका मुद्रा को बताएगा। 15 है बजट रेखा का ढाल बढ़ जाएगा यदि, तो यदि क्या होगा, तो x वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तब। बजट रेखा का ढाल खाली स्थान के बराबर होता है, तो बजट रेखा का ढाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस PX बट्टा PY। क्या होता है, PX बट्टा PY। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, n के जगह x मानिएगा हमेशा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपका ग ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ है तटस्थ वक्र का ढलान के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा MRS XY, जबकि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो है वो बजट रेखा का ढाल के बराबर होता है। तो बजट रेखा का जब ढाल बोलेगा तब यहाँ पर माइनस PX बट्टा PY फॉर्मूला होगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आय बढ़ने पर बजट रेखा। तो आय बढ़ने पर बजट रेखा जो है दाईं ओर खिसक जाएगी। दाईं ओर मतलब इधर,
जब भी किसी चीज़ में अगर वृद्धि होता है तो वो दाईं ओर खिंच सकती है और कमी होने पर वो किधर है तो बाईं ओर खिंच सकती है। तो आय बढ़ने पर बजट रेखा जो है वो दाईं ओर खिसक जाएगी। फिर है प्रश्न 18 से 22 का उत्तर दिए गए चित्र के आधार पर दिए। देख लीजिए ये चित्र दिया हुआ है, इसी के आधार पर आपको 18 से 22 तक का उत्तर देना है। तो पहला 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु अपर्याय संयोजन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो कौन दर्शा रहा है तो ये है आपका बजट रेखा, मतलब आप इसी के अंदर रह सकते हैं। आपके पास मान लिया 10 रुपया तो 10 ही रुपये का तक का सामान आप खरीद सकते हो, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो डी है वो पहुँच से बाहर है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो कहता है कौन सा बिंदु आप पर्याप्त संयोजन को दर्शा है, जिसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा घ मतलब डी। फिर है कौन सा बिंदु आय के पूर्ण खर्च न होने को दर्शा रहा है। तो पूर्ण खर्च को न होने को दर्शा रहा है तो ये है आपका सी, काहे कि ये नीचे है, उदासीन वक्र पर भी नहीं है, वो उससे नीचे है, तो ये पूर्ण खर्च को नहीं दर्शा रहा है। इसीलिए आपका 9वां का हो जाएगा ख, सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर है कौन सा बिंदु उपभोक्ता संतुलन को दर्शा रहा है। तो उपभोक्ता संतुलन यहाँ पर ऑप्शन में देख लेना है, चित्र में देख लेना है। तो जहाँ पर बजट रेखा को उदासीन वक्र स्पर्श करते हुए जाएगा, कहाँ स्पर्श कर रहा है, ई बिंदु पर, तो ये उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है, ऐसा हिक्स का मानना था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा बिंदु उपभोक्ता संतुलन को दर्शा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो ई कहाँ है, घ ऑप्शन में। फिर है किस बिंदु पर MRS XY ग्रेटर देन PX बट्टा PY, यहाँ पर क्या हो जाएगा PX बट्टा PY हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है तो हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए किस में हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ए बिंदु पर जो है वो MRX XY ग्रेटर देन PX बट्टा PY हो जाएगा, मतलब 21 का हो जाएगा ए। 22 है किस बिंदु पर MRS XY लेस देन PX बट्टा PY होगा। तो यहाँ पर आपका जो 22 का हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाना है बी, क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में देखना है कहाँ पर है, 22 का किस बिंदु पर MRS XY लेस देन PX बट्टा PY होगा, तो ये आपका हो जाएगा बी बिंदु। अगला है उपभोक्ता संतुलन में होता है जब, तो उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, तो जब MRS XY बराबर PX बट्टा PY होगा, मतलब जहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर और मूल्यों का अनुपात बराबर हो जाएगा, वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। ऐसा कब होता है, जब उदासीन वक्र मूल रेखा को स्पर्श करते हुए जाती है। तो इस बिंदु पर क्या होता है, MRS XY मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर और यहाँ मूल्यों का अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, जो उपभोक्ता संतुलन को बताता है, इसलिए 23 का क हो जाएगा। 24 है यदि एक व्यक्ति की आय 1000 है, जिसे वह दो वस्तुओं X और Y पर खर्च करता है, जिसकी कीमत क्रमशः 2 रुपया तथा 5 रुपया है, तो उसका बजट रेखा समीकरण क्या होगा। तो बजट रेखा जो समीकरण होगा वो हो जाएगा 2Q, देखिए यहाँ पर आपका जो है X और Y का डिनोट कर रहा है, जबकि यहाँ पर X का कहीं जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, X के जगह पर क्या लिख देता है, N लिख दिया है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, इसको आपको पढ़ना है 2QX प्लस 5QY लेस देन इक्वल टू 100, मतलब 1000। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खा नंबर। कैसे खा होगा, काहे कि 1000 उसके बाद टोटल, तो टोटल जो मुद्रा रहेगा वो इधर लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2QX लिखेंगे प्लस फिर ये है 5QY लेस देन इक्वल टू 1000 लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि प्रश्न 24 में उपभोक्ता सारी आय वस्तु पर खर्च करे तो वह X की कितनी मात्रा खरीद सकता है। अब सारी आय को किस पर, X पर खर्चा कर देगा, तो आपका वो कितना उपभोग करेगा उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर ये है आपका, ये
x का है 2, तो 2 से हम क्या 1000 को भागा लगा दें तो आपका कितना बचेगा 500 बचेगा। तो 500 कहाँ पर है, ख नंबर, 25 का आपका ख हो जाएगा। 26 है, यदि प्रश्न 24 में उपभोक्ता सारी आय वस्तु y पर खर्च करे तो वह y की कितने मात्रा खरीद सकता है। तो y में यहाँ देख लेना है क्या है, तो यहाँ पर है 5 और यहाँ है 1000, तो 5 से 1000 को भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 200। 27 नंबर है, प्रश्न 24 में उपभोक्ता संतुलन में MRS, यहाँ पर एक्स वाई छूट गया है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा MRS एक्स वाई कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है -PX/PY। तो PX मतलब x वस्तु का मूल्य कितना है, जो अगर 2 और y वस्तु का मूल्य था 5 और यहाँ माइनस लग जाएगा, तो मतलब ग ऑप्शन आपका सही है। तटस्थ वक्र सीधी रेखा होगी यदि, तो यदि क्या होगी, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होगी वो समान होगी, तब उदासीन वक्र जो है वो क्या होगा, तो सीधा रेखा हो जाएगा। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में खाली स्थान संबंध दर्शाता है। तो किस तरह का संबंध दर्शाता है, तो मांग, कीमत और मांग में क्या हमेशा विपरीत संबंध होता है, तो 29 का ग हो जाएगा। 30 है, यदि आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु x की मांग बढ़ाता है तो वस्तु x कैसी वस्तु है, तो वस्तु एक समान वस्तु है, और यदि आय बढ़ने पर उसको घटाता तो वो निम्न कोटि की वस्तु है, तो 30 का आपका क हो जाएगा। 31 नंबर है आपका कि निम्न कोटि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर क्या होती है, तो आय बढ़ने पर समान रहती है। मांग वक्र का संकुचन कब होता है, तो मांग वक्र का संकुचन होता है कीमत बढ़ने पर। वे वस्तुएं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका निम्न कोटि वस्तु। वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढलान वाला होता है, तो ये आपका होता है गिफिन वस्तु में। वस्तु x की कीमत बढ़ने पर यदि वस्तु y की मांग कम हो जाए तो x और y कौन सी वस्तु है, तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूरक वस्तु। आय बढ़ने पर मांग वक्र, तो आय बढ़ने पर जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, तो समान वस्तु की स्थिति में दाईं ओर खिसकता है तथा निम्न कोटि वस्तु की स्थिति में बाईं ओर खिसकता है। मांग वक्र में खिसकाव का कारण है, तो इसका खिसकाव का मुख्य कारण है आपका कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारक में परिवर्तन। 38 है, प्रचार करने से वस्तु को मांग वक्र, प्रचार करने से वस्तु का मांग वक्र जो है वो दाईं ओर खिसकेगा। कीमत में परिवर्तन से क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आय प्रभाव। प्रतिस्थात्मक वस्तु की कीमत बढ़ गई, इसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा कि मांग विस्तृत होगी। मांग की कीमत लोच बराबर है, तो इसका कीमत लोच बराबर जो होगा वो हो जाएगा घ P/Q गुने डेल्टा Q/डेल्टा P। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q/डेल्टा P गुने P/Q, इस तरह भी लिख सकते हैं। मांग की कीमत लोच जब इकाई के बराबर हो तो मांग वक्र का आकार कैसा होता है, तो आपका मांग वक्र का आकार जो होता है वो तिरछी रेखा होती है। बेलोदार मांग का अर्थ है, तो बेलोदार मांग का अर्थ आपका हो जाएगा EDP लेस देन 1, मतलब आपको इस तरह लिखना है EDP लेस देन 1, मतलब मांग की लोच जो है इकाई से कम होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बिना ही उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती जाए तो उस वस्तु की मांग की लोच कितनी होगी, तो उसकी मांग की लोच जो होगी वो इन्फिनिटिव होगी, अनंत होगी। 45 है, एक सीधी रेखा नीचे की ओर ढलान वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो मध्य बिंदु पर मांग की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है, तो यहाँ हो जाएगा 1। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बीच में मांग की लोच जो होगा वो क्या होगा
इकाई से कम होगा और यहाँ अच पर आपका 0 हो जाएगा। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और यहाँ अच पर मांग की लोच इन्फिनिटिव हो जाती। तो यहाँ मध्य बिंदु में पूछा, मतलब मध्य बिंदु बीचों बीच, तो मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। शून्य कीमत पर मांग की कीमत लोच कितनी होगी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु पर उपभोक्ता द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ गया, उस वस्तु की मांग की लोच कितनी होगी? तो उसका मांग का लोच जो होगा वो इकाई से कम होगा। जब मांग वक्र अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की लोच कितनी होगी? तो मांग की लोच जो होगी वो हो जाएगा 0। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय समान रहे तो मांग की कीमत लोच कितनी होगी? तो इसका कीमत लोच हो जाएगा इकाई के बराबर, मतलब घ हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका एक वस्तु की कीमत व मांग दर्शा रही है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी। तो यहाँ पर आपका P है और ये P1, इसको ऊपर वाला 10 को P मान लेंगे और नीचे वाला 12 को P1 मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको Q1 मानेंगे, फिर डेल्टा P निकालेंगे, मतलब P1 में P को घटा दीजिएगा, डेल्टा P निकल जाएगा, और 18 में 20 को घटा दीजिएगा तो डेल्टा Q निकल जाएगा। इस फॉर्मूला में बैठाइएगा, पुट कीजिएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। नीचे दी गई तालिका से बताइए कि मांग की कीमत लोच कितनी है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, अभी जैसे सॉल्व किए थे तो उस तरह आपका जो कीमत लोच होगा वो हो जाएगा इकाई से कम, मतलब पॉइंट में आपका आंसर आएगा। किसी वस्तु की कीमत 10 बढ़ने से उसका व्यय भी 10 अनुपात बढ़ गया तो उस वस्तु की कीमत लोच कितनी है? तो उस वस्तु की जो कीमत लोच होगी वो इकाई से कम होगी। एक वस्तु की मांग की लोच कम होगी यदि, तो मांग की लोच कम होगी यदि उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध हो, उसका उपभोग स्थगित ना हो सकता हो, वह अनिवार्य वस्तु। ये तीनों कारण है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ज्यामिति विधि के अनुसार मांग वक्र में अक्ष पर मांग की कीमत लोच कितनी होगी? तो अक्ष पर पूछ रहा है कि कीमत लोच कितनी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। दवाइयों की मांग बेरोजगार होती है क्योंकि, तो क्योंकि यह अनिवार्य वस्तु है, इसका उपभोग स्थगित नहीं हो सकता है, इसकी प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है। तीनों कारण है, इसलिए आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बच्चों, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? तो यहाँ लोचदार जो होगी वो हो जाएगा दूध, बाकी सब क्या है? आवश्यक अनिवार्य वस्तु है, इसलिए घ हो जाएगा दूध। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जल्द ही सब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोग चैप्टर 2 का भी वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।